वो फिल्मी गानों पर थिरकती है, उसे फिल्मी हीरोइन की तरह चटक कपड़ों का शौक है। उसके दरबार में लगता है फिल्मी सितारों का मेला। लेकिन भक्ति की शक्ति को लेकर राधे मां पर उठ रहे हैं सवाल। क्या अमीरों को तंत्र मंत्र के जरिए अपने वश में कर लेती थी राधे मां? क्या बॉलीवुड के सितारों पर भी उन्होंने चलाया है अपना मोहिनी मंत्र? बोले आप तो ले आओ, जैसे भी हो इनको मेरे यहाँ ले आओ, और ये यहाँ आ जाएंगे तो 20-25 फीट की रेंज में आप ले आना इनको। यहाँ आके वो अपने आप आदिशक्ति राधे माँ के और देवी जी के भक्त बन जाएंगे। राधे मां पर लगा है सनसनीखेज आरोप। स्वर्गीय राजेश खन्ना को अपने वश में करना चाहती थी राधे मां। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना पर चलाना चाहती थी अपना वशीकरण मंत्र। आरोप है कि मोटी कमाई के लिए राधे मां ने लिया मोहिनी मंत्र का सहारा। बढ़ता जा रहा है विवादों का घेरा, गहराते जा रहे हैं सवाल। ये देवी है या फरेबी है? राधे मां है या मोहिनी? स्वयंभू धर्मगुरु राधे मां एक के बाद एक मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। राधे मां पर एक और गंभीर आरोप अब लगा है। दांतों से पानी के जहाज को खींचने का रिकॉर्ड बनाने वाले एक शख्स हैं कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव, और इनका दावा यह है कि राधे मां वशीकरण जानती हैं। वशीकरण यानी मोहिनी मंत्र, जिसके जरिए वो अपने करीब खड़े किसी भी शख्स को अपने वश में कर लेती। ये कृष्ण गोपाल का दावा है, और उनकी माने तो राधे मां इसी वशीकरण के जरिए एक बड़ी साजिश रच रही थी। उनके निशाने पे थे बॉलीवुड के काका का परिवार, यानी राजेश खन्ना, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, और इस साजिश को अंजाम देने का हथियार बनाने वाला था मोहिनी मंत्र। कैसे ये आरोप है, क्या इसकी सच्चाई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप, फिर सत्संग की आड़ में अश्लीलता फैलाने का आरोप, और अब वशीकरण के जरिए फिल्मी सितारों को वश में करने का आरोप। जी हां, राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर पर लगने वाले आरोपों की लिस्ट में सबसे ताजा यही आरोप है कि वो बॉलीवुड के कुछ नामचीन सितारों को वशीकरण मंत्र के दम पर अपना भक्त बनाना चाहती थी। भोपाल के रहने वाले कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ने राधे मां पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। कृष्ण गोपाल का आरोप है कि वो 2002 में राधे मां से मिले थे। उस वक्त वो मुंबई में नई आई थी और अपनी धाक जमाने के लिए फिल्मी सितारों की शोहरत और दौलत का इस्तेमाल करना चाहती थी। कृष्ण गोपाल का कहना है कि 2002 में वो पूजा पाठ करने के लिए राजेश खन्ना और रामानंद सागर समेत कई फिल्मी हस्तियों के घर आते जाते थे, और जब राधे मां को इसकी जानकारी हुई तो उसने इनके जरिए सितारों को अपने वशीकरण के जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे राजेश खन्ना है या जो बड़े बड़े रामानंद सागर जी हैं, इनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके यहाँ जाते रहते हैं हम। तो इनकी इच्छा थी कि इनको लेके आओ आप। मैंने कहा इनको किस आधार पे लेके आए, क्या कहें इनसे हम? बोले आप तो ले आओ, जैसे भी हो इनको मेरे यहाँ ले आओ, और ये यहाँ आ जाएंगे तो 20-25 फीट की रेंज में आप ले आना इनको। यहाँ आके वो अपने आप आदिशक्ति राधे माँ के और देवी जी के भक्त बन जाएंगे। हमने कहा 25 फीट के डिस्टेंस में तो ये ऐसा तो नहीं कहीं आप वशीकरण करती हो? नहीं बोले वो तो आंखों से नजर मिलने पर ही अपने आप जो है वो तो हमारे भक्त बन जाएंगे। कृष्ण गोपाल की माने तो राधे मां 20 से 25 फीट की दूरी से किसी को भी अपने वश में कर सकती है। इसका इस्तेमाल कर उन्होंने बॉलीवुड के कई हस्तियों को भक्त बनाया। इसी का इस्तेमाल कर वो राजेश खन्ना, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को भी अपना भक्त बनाना चाहती थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर राधे मां राजेश खन्ना, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार को अपने वश में क्यों करना चाहती थी? आखिर उनको अपना भक्त बनाने के पीछे राधे मां का मकसद क्या था?
राजेश खन्ना अपने लिए जो है, चूंकि उस समय बड़े मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे थे, मानसिक तनाव के दौर से भी गुजर रहे थे और उनकी अपनी कुछ स्वास्थ्य परेशानियां भी थी, तो हो सकता शायद उस वजह से इन्हें उनके लिए बुला रहे हो, जो भी इनका रीजन रहा हो इनकी सोच का। लेकिन जहां तक उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी भी बेहिसाब थी, प्रॉपर्टी बहुत थी उनकी। कृष्ण गोपाल का कहना है कि रामानंद सागर और इमामी कंपनी के मालिक को भी उनके पास लाने को कहा। इसके बदले उनकी मुंहमांगी मुराद पूरी करने का भी वादा किया। कृष्ण गोपाल का आरोप है कि राधे मां सिर्फ अमीरों को अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि उनके जरिए दौलत और शोहरत बटोर पाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। आदि शक्ति है, राधे मां आदि शक्ति नहीं है। और केवल वो अगर ऐसा है तो कितने फकीरों से मिली, जरा वो बताए राधे मां कितने गरीब और छोटे तबके के फकीरों से, गरीबों से मिली है। वो केवल पैसे वाले ही पहुंचते हैं। मैं जब भी 2-3 बार उनके पास गया, तब भी मुझे बड़े से बड़े फिल्मी हस्तियां, राजनीतिक लोग, ये सब बड़े ही लोग दिखे मुझे, एक भी गरीब आदमी नहीं दिखा वहां मुझे। राधे मां के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और धमकाने की शिकायतें दर्ज करा चुकी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव के आरोपों का समर्थन किया है। डॉली का दावा है कि राधे मां ने अपने घर में मिट्टी की एक गुड़िया भी रखी है, जिसके जरिए वो वशीकरण करती है। मेरे सामने किया है उसने कितनी बारी। एक डॉल है मट्टी की बनी हुई, अभी भी जाओगे वो पुरानी मट्टी की डॉल है, उसमें वो पूजा करती है और अपने आप का मतलब वो खुद जो नाम है उस औरत का, बब्बो का, वो मूर्ति रख करके पूजा करती है उसकी। भगवानों के बाजू में वो पूजा करती है और काली मिर्च हवन में डालती है। मेरे साथ मुझे बिठा के किया था उसने कितनी बारी। कृष्ण गोपाल मनोज कुमार सहित बॉलीवुड के कई नामचीन कलाकारों के घर में पूजा करा चुके हैं। उनके नाम दांत से पानी का जहाज खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कृष्ण गोपाल एक कंपनी के दंत मंजन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। हनुमान भक्त और अध्यात्म से जुड़े कृष्ण गोपाल के आरोपों के बाद राधे मां पर नए आरोप लगने लगे हैं। अब तक राधे मां के कई रूप देख चुके लोगों को क्या राधे मां के और अवतार दिखने बाकी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खुद को देवी दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा की शिकायत के बाद राधे मां के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। डॉली ने राधे मां पर अश्लीलता फैलाने और यौन उत्पीड़न जैसे आरोपों में केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले में भी राधे मां से पूछताछ कर चुकी है। तो इन लोगों ने मेरा गाल इस तरीके से खींचा, ऐसे खींचा, मैं अपने आप को सेव कर पाती। मेरी कोई लिप किस ले रहा है, मुझे कोई ऊपर दबा रहा है, कोई मेरे नीचे भाग पे दबा रहा है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगा रहा है। मैंने ऐसे करते हुए दोनों को, अपने हाथों को ढकते हुए मैंने अपने आप को नीचे ढका, ऐसे नीचे बैठ गई मैं कि मुझे ना छुए। उसके बाद मैंने जो बोले सोनियाल करते हुए ऐसे इनको धक्का दिया सब औरतों को, कोई यहाँ जाके गिरा, कोई वहां जाके गिरा। उसके बाद 1, 2, 3, 4 बारी, और ऊपर से ये औरत जिसका नाम बब्बू है वो हंसे जा रही है, तालियां बजा रही है, उसको मजा आ रहा है। ये आरोप बेहद संगीन है। राधे मां की बहुओं पर अश्लीलता, शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली ये कोई आम महिला नहीं है, ये है डॉली बिंद्रा। बॉलीवुड की अदाकारा डॉली ने राधे मां की बहुओं पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 वाले में औरतें आती है, देखते ही देखते बॉलीवुड गाना लगाया, आइटम नंबर वाला जो बहुत फेमस है, वो गाना लगाया, डांस करने लगे। ये बैठी हुई यहाँ पे बैठी, मतलब ये टांगे पीछे करके बेड में ऐसे लेटती है, ऐसे करके यूं करते हुए मुझे कहती है अभी देख मजा। देखते ही देखते डांस करते करते सारी बहुओं ने कपड़े उतार दिए, नंगी हो गई पूरी और जंप कर रही थी वो लोग। लेकिन डॉली के आरोप यही खत्म नहीं होते। उनके आरोपों के दायरे में छोटी माँ भी हैं। तो मैंने पूरा नाम लेके बोला, छोटी माँ ये कपड़े उतार रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? उसके बाद इन्होंने मेरे साथ जो बहुओं ने किया वही किया। मुझे लिप किस किया, मुझे चीक्स पकड़ा, मुझे ऊपर दबाया, नीचे दबाया, मैं उल्टियां करती रही, अपने अंडर आर्म्स लेके मुझे सुंघाते गए, नीचे का भागों से दोनों हाथ नीचे अपने आप को लगाते हुए मेरे मुंह के सामने आए ये लोग और मेरे उल्टी करती रही और मैं बोलती रही बस करो प्लीज, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, डोंट डू दिस। हैरान कर देने वाले आरोप और हर आरोप पतन की पराकाष्ठा। आस्था और श्रद्धा के कारोबार पर जुड़े लोगों से ऐसे आरोप लगे तो हैरानी स्वाभाविक है। ये सब आरोप है, एक से बढ़कर एक।
लाल लहंगा, चोली में भारी मेकअप, एक हाथ में फूल और दूसरे में त्रिशूल लेकर भक्तों के सामने हल्की टेढ़ी गर्दन कर मुस्कुराहट ओढ़कर उतरने वाली राधे माँ पर आरोप। खुद को दुर्गा माँ का अवतार बताने के कथित दावे करने वाली राधे से लोग भजन और भगवान की बातों की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी राधे माँ की भक्त रही डॉली बिंद्रा का दावा है कि राधे माँ खुद सनी लियोनी की भक्त हैं। ये आइटम नंबर की बहुत शौकीन है, सारे आइटम नंबर जो आते हैं, खास करके सनी लियोन की बहुत शौकीन है। ये उसके पॉन भी देखती है, मेरे सामने बहुत पॉन देखे हैं इसने उसके। राधे माँ की पसंद सनी लियोनी पर डॉली का खुलासा यहीं खत्म नहीं होता। मुझे पूछा करती थी ये सनी लियोनी क्या चीज है, बहुत खूबसूरत है ये। मुझे पूछा करती थी इसके पॉन्स क्या हैं। यह आरोप तो कुछ भी नहीं। डॉली ने राधे माँ पर जो सबसे संगीन आरोप लगाया है उसकी कल्पना तो राधे माँ के भक्त कल्पना में भी नहीं कर सकते। ये औरतों को भी पसंद करती है, मर्दों को भी पसंद करती है। बहुत सारी चीज है, ये हेट्रोसेक्सुअल है या ऑर्जी है, ये क्या है, बहुत सारी गंदगी है इसमें, इस औरत में। ये तो ठहरे डॉली के आरोप, लेकिन सवाल तो डॉली पर भी उठते हैं। डॉली का दावा है कि राधे माँ के घर में उनके साथ कई बार बदसलूकी हुई। मुकेरिया से लेकर मुंबई तक उनके साथ बुरा सलूक और आपत्तिजनक हरकतें हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि बार बार इस तरह का सलूक उनके साथ हो, इसका वो इंतजार क्यों करती रहीं? डॉली की शिकायत पर राधे माँ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस बारे में कांदिवली थाने में राधे माँ से करीब 15 मिनट तक पूछताछ भी हुई। इस बीच डॉली बिंद्रा को आरपीआई का साथ मिला है, जिसने राधे माँ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। तमाम विवादों के बीच राधे माँ और डॉली बिंद्रा दोनों को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडिया 9 बजे में बात शीना हत्याकांड की जांच से जुड़ी। जांच कर रही मुंबई पुलिस ने आज इंद्राणी के साथ उसके घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस इंद्राणी के साथ उस गैराज में गई जहां शीना की लाश को कार में बंद करके रखा गया था। इस बीच पुलिस ने कोलकाता के उस शख्स से भी पूछताछ की है जिस पर आरोप यह है कि उसने इंद्राणी के साथ मिलकर मिखाइल को मारने की साजिश रची थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। सब लोग गिद्ध की तरह मुझे नोच रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे कोई टेंशन नहीं है। शीना को आरुषि नहीं बनने दूंगा। आम लोगों के केस को भी पुलिस ऐसे ही तवज्जो दे। शीना हत्याकांड को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और इन बयानों से साफ है कि ये केस कितना बड़ा हो चुका है। केस से जुड़ी गुत्थियां लगातार सुर्खियों में हैं और हर रोज इस मामले में एक नया पेच जुड़ रहा है। मौजूदा सबूतों और हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर उस छोटे से छोटे सबूत पर गौर कर रही है जिससे आरोपियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंद्राणी को पीटर मुखर्जी के घर लेकर गई। इंद्राणी को लेकर घर के गैराज तक भी पुलिस गई। दरअसल पुलिस आरोपियों के साथ पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। आरोप है कि इसी गैराज में शीना की लाश कार के अंदर बंद करके रखी गई थी। गिरफ्तारी के बाद इंद्राणी को मुंबई के वर्ली स्थित मार्लोस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में उसे लाया है। आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई पुलिस इंद्राणी को बाकायदा पुलिस टीम के साथ उनके घर पहुंची है। मुंबई सूत्रों के हिसाब से पुलिस यहां पर सबूतों को इकट्ठा करने आई है और जो जानकारी मिल रही है उसमें के अनुसार इंद्राणी के पास जो पेन ड्राइव थे और कुछ फ़ोन्स थे, उनके सिम कार्ड थे, वो उन्होंने वर्ली स्थित अपने घर में रखे थे और पुलिस इसलिए बाकायदा इंद्राणी को लेके आई है ताकि वो बता सके कि आखिरकार उसने ये सब सारे सामान घर में किस जगह रखे थे। शीना हत्याकांड में सुराग खोजने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए वो सभी आरोपियों से अकेले और फिर आमने सामने बैठाकर बार बार पूछताछ कर रही है। जब पीटर और इंद्राणी का आमना सामना करवाया गया तो पीटर ने इंद्राणी से दो टूक कहा, हर तरह से मैं हारा हूं, तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी थी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। सब लोग गिद्ध की तरह मुझे नोच रहे हैं। तुम्हारे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत होती। इस बीच खुलासा हुआ है कि इंद्राणी अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर शीना के भाई मिखाइल को 4 बार मारने का प्लान बना चुकी थी, लेकिन उसकी ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल को ठिकाने लगाने का काम इंद्राणी ने कोलकाता के एक बॉडीगार्ड को दिया था।
इस बारे में कोलकाता के रहने वाले सुजीत सरकार नाम के शख्स से पूछताछ हो रही है। शीना हत्याकांड को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया ने 1.5 महीने से इस केस की कमान संभाल रखी है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मारिया ने कहा, मैं इस मामले को आरुषि केस नहीं बनने दूंगा। आखिरकार मुंबई पुलिस की इज्जत का सवाल है। मैं 30 सितंबर तक ही इस पद पर हूं। मैं उससे पहले ये केस पूरा करना चाहता हूं। हालांकि मुंबई पुलिस की इस मुस्तैदी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम लोगों के केस को भी इतनी ही फुर्ती से निपटाना चाहिए। इस मामले में मुंबई पुलिस के पास सिर्फ सोमवार तक का वक्त है। सोमवार को तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत खत्म हो जाएगी। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि आज मुंबई पुलिस की टीम आरोपी इंद्रानी को वर्ली के उसके घर में लेकर आती है, छानबीन करती है और इंद्रानी के साथ उस गैराज तक भी पहुंचती है जिसमें शीना की लाश को छुपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस का दावा है कि उनकी जांच सही दिशा में जा रही है और शीना की हत्या की वजह क्या है ये भी अब पुलिस को पता चल गया है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के ऐलान और सेवानिवृत्ति को लेकर उठे सवालों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सफाई दी और उसके बाद पूर्व सैनिकों ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। लेकिन पूर्व सैनिकों को अभी भी OROP के नोटिफिकेशन का इंतजार है। साथ ही कुछ मुद्दों पर उनका संशय बरकरार है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी आंदोलन जारी रहेगा। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे 14 पूर्व सैनिकों ने आमरण अनशन आखिरकार तोड़ दिया। इसमें बीते 23 दिनों से अनशन कर रहे कर्नल पुष्पेंद्र और हवलदार मेजर सिंह जैसे फौजी भी शामिल हैं। लेकिन ये अनशन OROP के ऐलान के बाद नहीं बल्कि योजना में VRS को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण के बाद टूटा। सरकार ने OROP का ऐलान कर दिया, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को लेकर भ्रम बरकरार रहने की वजह से पूर्व सैनिकों की नाराजगी बरकरार थी। पूर्व सैनिकों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। पीएम के बयान का असर हुआ और सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे पूर्व सैनिकों के रुख में नरमी नजर आने लगी। आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह और अन्य पूर्व सैनिकों ने अनशन पर बैठे साथियों के साथ बातचीत की और उनका अनशन खत्म करवाया। बहुत खुशी की बात है कि आज हमने अपना जो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक तोड़ी है। बहुत खुशी है और हमारे परिवार को भी ये देख के बहुत खुशी हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे फौजियों ने भले ही भूख हड़ताल खत्म कर दी हो, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। जंतर मंतर पर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन जैसे बैनरों तले 2 धरने बरकरार हैं। बीते 84 दिनों से जारी धरने को फिलहाल 1 हफ्ते तक जारी रखने का फैसला किया गया है। पूर्व सैनिकों की शिकायत है कि सरकार ने जिस शक्ल में OROP लागू किया है उसमें अब भी कई मुद्दे अनसुलझे हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर मुद्दे नहीं सुलझे तो अनशन फिर से शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम इतने अंधेरी की तरह आएंगे वापस, इतने हरिकेन की तरह आएंगे वापस। तो फिर सरकार आपके जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। साडा हक, साडा हक, साडा हक। OROP की मांग 4 दशक पुरानी है, लिहाजा समाधान का फॉर्मूला भी कम पेचीदा नहीं। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। जवाब रक्षा मंत्रालय के उस आदेश में आना है जिसमें OROP को लागू करने पर स्थिति साफ होगी। माना जा रहा है कि इसमें करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तब तक OROP के मुद्दे पर सियासत जारी रहे। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। अब एक दिलचस्प खबर। मैनपुरी में सैनिक स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह मंच पर ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल जवाब करने लगे। मुलायम ने पूछा कि आखिर कब तक ये स्कूल बन जाएगा। अब ये पिता पुत्र की बातचीत है या पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की?
ये आप खुद ही देखकर तय कीजिए। हम पक्ष में थे उद्घाटन के, तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सर कॉलेज का? बताए आके बताइए, आप बताइए आपको बताइए, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ, कहीं के बताओ आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए तब बताइए, आप बताइए। इसी तारीख को अगले वर्ष है, इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं, गलत गलत गलत। आपको इतना मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? अरे दिन रात कितने होते हैं, रात में क्या मैंने पुलों का कराया, और हमने एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा, हो जाएगा 8 महीने में। इंडिया 9 बजे में इतना ही, लेकिन